नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स लेकर आते हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। शाम के समय हम आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। जो भी किसान हैं उनके लिए भी यही सलाह है कि वो अपनी शिकायतें हमसे शेयर कर सकते हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपनी शिकायतें हमसे भेज सकते हैं। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं सोने और चांदी के साथ, क्योंकि फेड के फैसले के बाद आज फिर से सोने और चांदी पर दबाव दिख रहा है। फेड का फैसला 0.25% जो कटौती का था वो बाजार के अनुमान के मुताबिक था। कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ पोर्शन ऐसे थे ट्रेडिंग कम्युनिटीज में जिनको लगता था कि हो सकता है कि आधे % की भी कटौती हो, लेकिन बाजार के अनुमान के बिल्कुल अनुमान के मुताबिक ही ये 0.25% की कटौती की गई है। और बाजार ने जैसा अनुमान लगा रखा है कि इस साल 2 और कटौती होगी, उसी आधार पर संकेत भी मिले हैं। लेकिन अगले साल को लेकर सिर्फ एक कटौती के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अगले साल को लेकर बाजार ने अनुमान लगाया था कि 3 कटौती होगी 2026 को लेकर। हालांकि फेड चेयरपर्सन ने यह भी कहा कि हर पॉलिसी को अलग तरीके से देखेंगे और जैसे जैसे डेटा आएंगे, डेटा के आधार पर फैसला लिया जाएगा। चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आज आपको इस मामले पर गाइड करेंगे और इसके बाद सोने चांदी में आपको क्या करना है ये भी बताएंगे। नितिन केडिया हैं, AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी हैं। कुणाल शाह हैं, निर्मल बैंक के कमोडिटी रिसर्च हेड हैं। मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, और प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन जी, आप इनके स्टेटमेंट को कैसे रीड कर रहे हैं, इस फैसले को कैसे रीड कर रहे हैं, और इसके बाद सोने में क्या सलाह दे रहे हैं जितने भी हमारे ट्रेडर हैं उनके लिए? नमस्कार विक्रमन जी। नमस्कार। कल बहुत कंफ्यूज नजर आए पवन साहब की अगर बात करें, और वो इन्फ्लेशन और जॉब्स के बीच में कुछ ऐसे फंसे हुए थे कि मुगले आजम के एक डायलॉग की याद आ गई, जिसमें वो अनारकली से कहते हैं कि हम तुम्हें जीने नहीं देंगे और सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा। तो बिल्कुल वही स्थिति हो रखी है कि जो इन्फ्लेशन है वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, और जो जॉब डेटा है वो उन्हें बार बार कह रहा है कि ट्रंप जो कह रहे हैं उसको सपोर्ट करो। और इसी बीच में ना स्टैगफ्लेशन की जो है वो स्थिति आ चुकी है यूएस के अंदर, जहां पे हम ये देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और जिसकी चिंता में फेड को ब्याज दरें कम करनी पड़ सकती है। लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो उनको बार बार याद दिला देता है कि भाई अभी रुक जाओ, अभी यहाँ पे जो स्थिति है वो कंफर्टेबल नहीं है, और फेड जो है वो अपने 2% के टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। आगे अगर ट्रेडिंग के लिए हम कहें तो बहुत क्लियर है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कि जैसे जैसे जो हर थर्सडे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आते हैं उसके ऊपर आप ट्रेड करिए, उसी के ऊपर पूरा हफ्ता चलेगा। अगर वो डेटा जो है मान लीजिए कुछ इस तरह से आता है जो ये बताता है कि जॉब्स की स्थिति जो है वो थोड़ी इंप्रूव हुई है, तो हम गोल्ड में एक अच्छी गिरावट आते हुए देखेंगे। लेकिन यदि उसी के साथ में हम ये देखते हैं कि जॉब की स्थिति और खराब हुई है, तो हम ये देखेंगे कि गोल्ड में जो तेजी है वो भी बनी रहेगी। इसी बीच अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था विश्वनाथ जी, जब आपसे बात हो रही थी कि ये जो फेड मीटिंग है ये जमाने तक याद रहेगी, क्योंकि इस स्थिति में जहां पे शुरू में हमने देखा कि $3709 $3710 के लेवल बन गए और लोगों को लग रहा था अब नई तेजी की शुरुआत होगी, वहां पे भी हमारा व्यू यही था कि यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना है, शॉर्ट करके चलिए। 3735 3740 का स्टॉप लॉस रखिए। नीचे में हम 3550 3450 तक के लेवल्स अभी भी देख रहे हैं, और उस स्थिति में हमारा अभी कोई परिवर्तन नहीं है। विश्वनाथ जी, सिर्फ लेवल बता दीजिए, MCX पर गोल्ड का लेवल आप क्या देख रहे हैं? यहाँ से किस तरफ, जो नीचे में कहां तक अभी इस दौर में फिसल सकता है, और ऊपर का रेंज क्या देख सकते हैं नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म के लिए? सर विश्वनाथ जी, मंगलवार को हमने 1,10,300 के आसपास जो है शॉर्ट करने की सलाह दी थी, और 1,08,900 इस हफ्ते का टारगेट दिया था। और जब हम बात कर रहे हैं तो बाजार जो है वो 1,09,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो इस हफ्ते में हमें अब 1,08,500 तक देखने को बाजार मिल सकता है। और अगर मैं शॉर्ट टर्म की या मतलब 2 से 3 हफ्ते की बात करूं तो 1,07,000 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। शॉर्ट अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करें, बिना स्टॉप लॉस के ना करें, बिकॉज बाजार की जो अंडरटोन है वो अभी भी एक्सट्रीमली बुलिश बनी हुई है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है आपकी जो रियल यील्ड्स आती है वो नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन आती है, जिसकी वजह से आपके बॉन्ड यील्ड्स जो है वो नीचे आते हैं। यानी अगर आने वाले समय की हम बात करें, जैसे जैसे डेटा अनफोल्ड होंगे वैसे वैसे हम गोल्ड में लंबे समय में तेजी आते हुए देखेंगे। विश्वमन जी, समय में तेजी बनी रहेगी, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। इस गिरावट के बाद अब फिर से शॉर्ट की रणनीति नहीं बनाए, वेट करें। अगर खरीदारी करना है तो सेटल होने दे मार्केट का, उसके बाद नई खरीदारी कर सकते हैं। कुणाल जी, आप कैसे रीड कर रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को, और फेड के इस फैसले के बाद किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए सोने में, चांदी में? कुणाल जी। अरे कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है। ये कुछ नहीं है। फेड ने बोला है
कि हम आगे जाके ये जो डेटा है रिसेशन नहीं दिखा रहा है, तो हम रेट कट कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट के दौर। पूरा गोल्ड का मार्केट जो अभी बढ़ा था 2-2.5 महीने में, वो रेट कट होने वाला था, वो एक्सपेक्टेशन में बढ़ा था। अभी जो गोल्ड जनवरी में $2950 था, वो $3750, कॉमेक्स की बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ से रेट कट हो गया, इवेंट हो गया, तो आगे 2 रेट कट और, तो कुछ नहीं है, बिंदास बेचना है गोल्ड को। एकदम सिंपल कर देता हूं मैं, जो व्यूअर्स है वो हर उछाले पे गोल्ड बेच के काम कीजिए। गोल्ड टॉप आउट हो गया है और धीरे 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 नीचे आएगा। बीच बीच में $10-20 का उछाल आता है, तो बेचे। कोई कॉम्प्लिकेशन करने का कोई जरूरत ही नहीं है, ये हुआ वो हुआ कुछ नहीं है, बेचना है गोल्ड को। और तेजी शॉर्ट टर्म के लिए एक बार खत्म होती हुई नजर आ रही है। इवेंट, जो इवेंट की वजह से गोल्ड बढ़ रहा था, वो इवेंट हो गई है। अभी क्या आगे 3750 में कोई एग्रेसिव सेंट्रल बैंक थोड़ी आके गोल्ड अक्यूमुलेट करने वाला है। ओके। तो ओवरऑल कंसेंसस भी बुलिश था गोल्ड में। सब लोग तेजी की बात, कोई बोल रहा है 4000, कोई बोल रहा है 5000, कोई बोल रहा है $8000। सब अलग अलग टारगेट, $12000 तक के टारगेट आया है एक हफ्ते में पिछले। तो ये सब साइन होता है मार्केट पीक आउट होने का। मार्केट पीक आउट हो चुका है ऑलरेडी कल, और धीरे धीरे गोल्ड नीचे आने वाला है। एकदम क्लियर बात कर रहा हूं मैं। ओके सर, तो क्लियर एक लेवल भी बता दीजिए एमसीएक्स के लिए, कहां पर बेचना चाहिए, कहां पे? 1,06,000 अभी मार्केट करके ही बेचना चाहिए। 1,06,000 का भाव आएगा, 1,06,500 का भाव आएगा। यहां से कोई तेजी बेजी है नहीं। ओके, तो यानी शॉर्ट टर्म में कोई तेजी नहीं लग रही है, 1,06,000 के लेवल दिख रहे हैं कुणाल जी को। ये व्यू क्लियर कट और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ। आप मनोज जी, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर पर? नमस्कार सुमन जी। नमस्कार सर। बिल्कुल, यहाँ पे जो फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद जो मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, अभी वो कंटिन्यू रहेगी। और शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि $3,550 तक सोना कॉमेक्स में एक बार जो है वो करेक्ट हो सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी शॉर्ट टर्म में कीमतें एक बार 1,06,000 से 1,05,000 के दायरे में आ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर अपसाइड आता है तो वहां पे बिकवाली की सलाह रहेगी। 1,09,200 से 1,09,500 की रेंज में बेचना है। 1,08,800 पहला टारगेट है, और उसके नीचे हमारा मानना है कि 1,08,000 तक भी कीमतें देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा यहाँ पे दबाव जो है कीमतों में रहेगा। सिल्वर में भी हमारा मानना है कि $40 और उसके बाद $39.10 तक एक बार कीमतें जो है वो करेक्ट हो सकती है कॉमेक्स में। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,22,000 और 1,20,500 वहां तक के स्तर जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी जो भी ट्रेडर यहाँ नई बाइंग के लिए सोच रहे हैं, उनको अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, और शॉर्ट सेल यहाँ किया जा सकता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट सेल करे, ये सलाह मनोज जी की तरफ से आ रही है। 1,08,800 का पहला टारगेट, फिर 1,08,000 का गोल्ड के लिए टारगेट है। चांदी 1,22,500 और फिर उसके बाद 1,20,000 तक भी फिसल सकती है, ऐसा मनोज जी को लगता है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें अगर ट्रेडर हैं तो। प्रथमेश जी, आपकी राय, आज इंट्राडे के लिए क्या सलाह दे रहे हैं आप गोल्ड और सिल्वर दोनों में? देखिए, इवेंट जो है उसका फैक्टर इन ऑलरेडी हो चुका है। 1,10,000 मुझे भी यहाँ पे टॉप आउट होते हुए दिखता है। बट जस्ट फॉर डे ट्रेड मेरे ख्याल से एक बार 1,09,700 पॉसिबल है। स्टॉप लॉसेस लगाकर ही काम करें। आप एंट्री पॉइंट 1,09,100 के रखें। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। 1,08,800 का स्टॉप लगाए और 1,09,700 का टारगेट रख के स्टॉप लॉसेस जैसे ही होते हैं वैसे आप ट्रेड को काट दें। अगर आप प्रॉफिट में रहे तो इसको कैरी फॉरवर्ड ना करें। ओके, तो ये प्रथमेश जी की बाई कॉल जो दिख रही है, इसे कैरी नहीं करना है। ये आज के लिए इंट्राडे के लिए बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम पर ये चार्ट देखते हैं, इसलिए अलग आपको कॉन्ट्रा व्यू नजर आ रहा है। प्रथमेश जी, चांदी में क्या करना चाहिए? चांदी में मेरे ख्याल से सेल ऑन रैली रहेगी। इसमें 1,26,600 के करीब दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में बेचना चाहिए। 1,27,100 का स्टॉप रखना चाहिए। नीचे में 1,25,600 के टारगेट रहेंगे। मेरे ख्याल से चांदी में वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी गोल्ड की कंपैरिजन में, और चांदी ज्यादा जोर से गिरेगी। चांदी ज्यादा जोर से गिरेगी। आज के लिए जो इन्होंने लेवल्स दिए हैं, 1,25,600 का टारगेट है। नितिन जी, चांदी पर आपकी राय क्या है? सेम है विश्वमन जी, कोई परिवर्तन नहीं है। बस परिवर्तन इतना है कि मंगलवार को जब हम सेल बोल रहे थे तो सभी एक्सट्रीमली बुलिश थे। हमारा मानना है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 1,26,200 1,27 के आसपास सेल करके चलना चाहिए। 1,28,500 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। 1,22 1,21 तक के लेवल्स जो है वो चांदी में हमें देखने को मिल जाएंगे। ओके, 1,22,000 1,21,000 ये लेवल भी चांदी में दिख सकते हैं, ऐसा नितिन जी को लगता है। कुणाल जी, आपकी राय चांदी पर? $40 $39 कॉमेक्स इंडिया यहाँ से एटलीस्ट कंजर्वेटिवली 4 से 5 हजार रुपए नीचे जा सकती है।
ओके, 4 से 5 हज़ार रुपये इंडिया में भी नीचे आ सकती है, जो बैठता है 1,22,000, 1,21,000, जो नितिन जी के और मनोज जी के जो लेवल है उसी आसपास में। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला, सोने चांदी पे आपने राय रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कच्चे तेल की। यहाँ पर भी आज गिरावट दिख रही है, आधे % के आसपास की यहाँ भी गिरावट है। कुणाल जी, कच्चे तेल पर क्या राय बन रही है? कच्चे तेल में सैंक्शन डालने की बात है रशिया के ऊपर। जो रशिया के ऊपर अगर सैंक्शन लगता है यूएस के द्वारा, तो उसका प्रीमियम मार्केट में बना रहेगा, तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए कच्चा तेल। 55-80 के आसपास बाय करके 56-70 के टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। ओके, आप बताइए मनोज जी, आपकी राय क्रूड पर? बिल्कुल इनलाइन कुणाल ही है। मेरा मानना है कि 5,580 के स्तर पर बाय करना चाहिए, 5,535 के स्टॉप लॉस है, और टारगेट 5,670 तक के रहेंगे। ओके, 5,670 तक के टारगेट के लिए क्रूड खरीदना है। प्रथमेश जी, आप ऑप्शंस में कुछ ट्रेड देना चाहेंगे क्या क्रूड में? मेरे ख्याल से मैं थोड़ा यहाँ पे कॉन्ट्रा व्यू रखूंगा। एग्जैक्टली जहाँ पे इनका टारगेट है वहां पे एग्जैक्टली सेल रहेगा। क्रूड ऑयल सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 5,660 के करीब बेचे, उछाले पे बेचे। 5740 का स्टॉप लगाए, टारगेट 5480 के रखे। ओके, यहाँ से उछाल दिखता है, यहाँ से कुछ रिकवरी आती है तो बेचने की सलाह है। जो उनके बाई में टारगेट है उसी बाई के टारगेट के आसपास बेचने की सलाह तो है। कॉन्ट्रा कॉल, लेकिन बिल्कुल अलग व्यू नहीं है, क्योंकि वहां से टारगेट से इन्होंने निकलने की सलाह दी, वहां पे ये बेचने की सलाह दे रहे हैं। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक अहम खबर का रुख करेंगे। हमारे साथ CPAI के प्रेसिडेंट होंगे, उनसे समझेंगे सेबी चेयरपर्सन का जो बयान आया है उसके क्या मायने हैं, क्या कमोडिटी मार्केट को बढ़ाने के लिए उनकी क्या तैयारी चल रही है, सरकार से उनकी क्या बातचीत हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और अब बात कर लेते हैं एक अहम खबर की। वो खबर ये है कि सेबी चीफ का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सेबी एग्री कमोडिटी के लिए एक कमेटी और नॉन एग्री कमोडिटी के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाएगा। साथ ही सेबी चीफ ने यह भी कहा कि नॉन एग्री सेगमेंट में नॉन कैश सेटल्ड वाले कॉन्ट्रैक्ट में भी एफपीआईज को लाने पर विचार चल रहा है। इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राकेश जैन साहब हैं, प्रेसिडेंट है कमोडिटी पार्टिसिपेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आपने वक्त निकाला है। सर, क्या लग रहा है सेबी की जिस तरह से तैयारी है, काफ़ी फोकस्ड इस बार नज़र आ रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पे बदलाव की तैयारी है? क्या पार्टिसिपेशन बढ़ने वाला है आने वाले समय में? ये कल के जो स्टेटमेंट को आप कैसे रीड करते हैं सर? हाँ विश्वास जी, बिल्कुल। कल एक MCX का निकल लॉन्च का बहुत बड़ा प्रोग्राम था मुंबई में, जिसमें सेबी चीफ एज ए चीफ गेस्ट उन्होंने अपनी स्पीच में बहुत ही पॉजिटिव बात कही कि बैंक, इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स को नॉन एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव्स में पार्टिसिपेशन अलाउ करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एफपीआईज को भी जो नॉन कैश सेटल्ड नॉन एग्री कमोडिटीज है उसमें भी अलाउ करेंगे। ये एक बहुत पॉजिटिव बात है विश्वा जी। इसके कारण आप देखिए, ये तो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, अगर इनको अलाउ करेंगे तो इससे मार्केट में बहुत बड़ी लिक्विडिटी बूस्ट हो जाएगी, डेप्थ बन जाएगी, और हमारी इम्पैक्ट कॉस्ट यानी कि टिक साइज भी कम हो जाएगा, इम्पैक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, तो जितने भी इंपॉर्टेंस है उनको हैजिंग करने में बहुत आसानी होगी और मार्केट में बहुत बड़ा ग्रोथ आएगा एकदम से। और जिस तरह से सेबी चीफ ने कहा कि भी हम एक कमेटी बनाएंगे, ऑलरेडी एग्री के ऊपर उन्होंने 2 कमेटी बना रखी हैं जिनमें काफी डिस्कशन ऑलरेडी चल रहे हैं। एक एफपीओ को लेके था कि भाई जो एफपीओ का पार्टिसिपेशन और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए, और दूसरा जो हमारे रेगुलेशंस हैं कमोडिटीज को लेके उनके ऊपर रिव्यू हो रहा है। तीसरी नॉन एग्री के ऊपर जो उन्होंने बात कही, तो एक नई कमेटी बनाने की बात करी, तो वो हो सकता है वो एक कमेटी बनेगी। तो ये सारी चीजों को देख के ये लगता है कि भी उनका रुझान बड़ा क्लियर है और वो चाहते हैं कि भी कमोडिटी मार्केट के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए पूरी तरह से, और उसके लिए पूरी तरह से कार्यरत हैं। और मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में कमोडिटीज मार्केट में बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है। बयान उनका आया हुआ था कि कमोडिटी वायदा में बैंक्स, पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस फंड्स, इनको भी लाने की तैयारी है। इसको लेकर सरकार से भी बातचीत चल रही है। क्या ये मुमकिन आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल साहब, जब सेबी चीफ ने बोला है तो इसका मतलब मुमकिन है, वो कहीं ना कहीं सरकार से बातचीत कर रहे होंगे, और कोई ना कोई पॉजिटिव इंडिकेशन उनके पास जरूर होगा जब उन्होंने इतनी बात कही है। और मेरे को लगता है ये जरूर होना भी चाहिए और होगा, क्योंकि इससे कमोडिटी मार्केट में बहुत बड़ा ग्रोथ आएगा और बूस्ट होगा। और कमोडिटी मार्केट में ग्रोथ आना बहुत जरूरी इसलिए भी है कि विश्व जी आप देखेंगे पूरे
वर्ल्ड वाइड कमोडिटी मार्केट बहुत बड़ी मार्केट्स हैं। इंडिया में तो कमोडिटी मार्केट बहुत छोटा है अभी, उसमें बहुत बहुत ग्रोथ की गुंजाइश है और बहुत ग्रोथ होने वाली है। पर एक सवाल होगा एग्री को लेकर, एग्री के वॉल्यूम जिस तरह से कम हो रहे हैं, वेंटिलेटर पे कह सकते हैं, एक एग्री एक्सचेंज चला गया है, क्या लग रहा है यहाँ पर कुछ हालात सुधरेंगे? और सीपीआई एक एसोसिएशन के तौर पे आप लोग क्या कर रहे हैं एग्री के रिवाइवल के लिए? बिल्कुल सुधरेंगे विश्वा जी, इसके लिए सेबी भी बहुत प्रयासरत है। उन्होंने, सेबी चीफ ने 2 कमेटीज ऑलरेडी बना रखी हैं। आपको पिछली बार जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने 2 कमेटी फॉर्म कर दी थी ऑलरेडी। उन दोनों कमेटियों में डिस्कशंस और वर्किंग चल रही है। बहुत ही जल्दी उनके नतीजे आ जाएंगे और जब वो इम्प्लीमेंट होंगे तो उससे कमोडिटी मार्केट में, यानी जो एग्री कमोडिटी मार्केट है, उसमें काफी ग्रोथ होगा। शुक्रिया आपका राकेश जी, वक्त दिया आपने, हमारे दर्शकों को बताया कि क्या कुछ तैयारी चल रही है कमोडिटी मार्केट के रिवाइवल को लेकर। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कॉटन पर बातचीत करने के लिए अरुण सेखसरिया साहब हैं, एमडी है डीडी कॉटन के। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। अरुण जी, ये खबर आ रही है कि साउथ के राज्यों में इस बार एरिया काफ़ी बढ़ के आया है कपास की खेती का, और वहाँ पर फसलें भी अच्छी दिख रही है, और इस बार उत्पादन भी पिछले साल के मुकाबले बेहतर रहने का अनुमान है। आपके पास सर ग्राउंड से क्या रिपोर्ट है कॉटन की खेती को लेकर? नमस्कार जी। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो जो लास्ट ईयर की जो एकरेज थी और इस साल की जो एक्सपेक्टेड एकरेज है उसमें कम से कम 10% का फर्क है। लास्ट ईयर आपकी एकरेज थी अबाउट 112.13 लाख हेक्टेयर की थी, और इस टाइम होने की 109 की होने की उम्मीद है। ओके। अभी ये आंकड़े जो है ये 5 सितंबर के आंकड़े हैं जो रिलीज किए थे गवर्नमेंट ने। हाँ हाँ। अभी आप ये देखिए कहाँ पे बिजाई कमती हो रही है। तेरा अभी जैसे एक तो गुजरात के अंदर कमती है, एक आपकी नॉर्थ में कमती है, एक आपकी महाराष्ट्र में कमती है, बट उसके साथ साथ और साउथ के अंदर आप देखा जाएगा तो साउथ में काफी अच्छी है, साउथ इंडिया के अंदर काफी अच्छी है बिजाई। तो हमारा मानना ऐसा है कि अच्छा, दूसरी एक इस साल काफी फार्मर लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर है, कर्नाटक में है, गुजरात में है, एक सीड आई है जो अभी तक अप्रूव नहीं है, बट G5 सीड्स है, G4 एंड G5। ये इसकी यील्ड काफी अच्छी है। तो इन स्पाइट ऑफ कमती एकरेज, ऐसा धारणा है कि क्रॉप की जो एक्सपेक्टेशन है वो लास्ट ईयर से बेहतर होगी। ओके, शुक्रिया अरुण जी। आज वक्त कम है, ज्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन आपने रख दिए पॉइंट की क्या ग्राउंड की स्थिति। लेकिन जाने से पहले मेटल्स पे अपने एक्सपर्ट से सवाल पूछ लेते हैं। कुणाल जी, ये छोटा जवाब एक मेटल्स पे दे दीजिए, क्या लग रहा है यहाँ पे कुछ मौके दिख रहे हैं आपको? थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग लग रहा है, मेटल में ओवरऑल व्यू तेजी का है, बट कॉपर नीचे लग रहा है थोड़ा। आज 895 तक देखने मिल सकता है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मनोज जी आपकी टॉपिक क्या है मेटल्स में? मेरा मानना है कि यहाँ पे जिंक में जो है थोड़ा प्रेशर रह सकता है, तो 278.50 पे बिकवाली कर सकते हैं इंट्राडे के लिए 280 के स्टॉप लॉस से। 275.50 का टारगेट यहाँ पे रखना। आखिरी सवाल प्रथमेश जी आपसे, मेटल्स में आपकी पिक क्या है? कॉपर को बेचना चाहिए, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 905 पे, 910 का स्टॉप, 895 का टारगेट। ओके, तो कॉपर बेचने की सलाह है। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, अपना वक्त उनके लिए आपने दिया। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए इफेनो जंक्शन लेकर आएंगे, जल्द लौटते हैं।